जय हिंद बच्चों, वेलकम टू द इंग्लिश क्लास विद गरिमा बत्रा छिंद। आज हम देखने जा रहे हैं आपकी क्लास 12th की सप्लीमेंट्री रीडर विस्टास के बहुत ही इजी और इम्पॉर्टेंट आंसर्स को। इसके पहले आपने आपकी टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स प्रोज के और पोएट्री के याद किए हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी बहुत ही आसान उत्तर हैं जो कि आप बहुत आसानी से याद कर सकते हो और साथ ही में उसका हिंदी में अर्थ भी समझाया गया है। आप इस वीडियो को बार बार देखकर इन प्रश्नोत्तर को अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। इसके साथ ही इसी चैनल पर आपको मिलेंगे क्लास 9th, 10th, 11th, 12th के सभी लेसन्स के एक्सप्लेनेशन, ग्रामर, राइटिंग सेक्शन के वीडियोस जिन्हें कि आप अपनी परीक्षा की तैयारी में उपयोग कर सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं, लेकिन चलने के पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम चलते हैं लेसन नंबर 1 पे, जिसका नाम है द थर्ड लेवल और इसके राइटर हैं जैक फिने। तो पहला प्रश्न है, व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा जा चुका है। तीसरा स्तर किससे संबंधित है या तीसरे स्तर से क्या संबंधित है? तो इसका आंसर है इट इज अ सबवे ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। तीसरा स्तर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का एक सबवे है। सबवे यानी एक साथ का असिस्टेंट रास्ता है। या इट इज अ मीडियम ऑफ एस्केप फ्रॉम द पेन ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। यह आधुनिक दुनिया की कठोर वास्तविकताओं से बचने का एक माध्यम है। तो जो बच्चे ये दोनों आंसर याद कर सकते हैं, आप इसके आगे इस आंसर को भी लिख सकते हैं। और यदि आप पूरा याद नहीं कर सकते तो ये इतना आंसर कम से कम आपको याद करना है। अगला प्रश्न है, Would Charlie ever go back to the ticket counter on the third level to buy tickets to Galesburg for himself and his wife? क्या चार्ली कभी अपने और अपनी पत्नी के लिए गेल्सबर्ग की टिकट खरीदने के लिए तीसरे स्तर पर टिकट काउंटर पर वापस जाएगा? तो अब यह है कि क्योंकि थर्ड लेवल जो है वो वास्तविकता में तो एग्जिस्ट नहीं करता, तो अब उस पर जाना संभव नहीं है। तो इसका आंसर है नो, Charlie would never go back to the ticket counter on the third level to buy tickets to Galesburg for himself and his wife. अब ये यहाँ तक का जो हिस्सा है चार्ली से लेके वाइफ तक का, ये तो आपको प्रश्न में से लिखना है। सिर्फ आपको वुड की जगह क्या लगा देना है? नो। और चार्ली के बाद ये वुड को आपको लगा देना है। इसके बाद की ये जो आधी लाइन है, सिर्फ ये आपको याद करनी है। बिकॉज क्योंकि द थर्ड लेवल इज हिज इमेजिनेशन। थर्ड लेवल जो है वो उसकी कल्पना है। अ मेंटल एस्केप फ्रॉम द हार्श रियलिटी, जो कि कठोर वास्तविकता से मानसिक रूप से भागने का एक तरीका है। तो ये जो लाइन है ये आप ये मान सकते हो कि ये इसकी पंच लाइन है इस लेसन की। और यदि आप इस लाइन को याद कर लेते हो तो ये कई उत्तरों में आपके काम आएगी। तो ये लाइन आप याद कर लीजिए और ये जो ऊपर का हिस्सा है ये लिखने से आपका आंसर बड़ा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वॉज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली? क्या आपको लगता है कि तीसरा स्तर चार्ली के लिए भागने का एक माध्यम था? वाई, क्यों? और इसका उत्तर है यस, द थर्ड लेवल वॉज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली। हाँ, थर्ड लेवल जो है वो चार्ली के लिए एक भागने का माध्यम है। और ये हिस्सा फिर से हमने कहाँ से लिया है? प्रश्न से लिया है। तो अब हमें याद क्या करना है? ये इसके बाद वाली एक लाइन, बिकॉज क्योंकि इट रिप्रेजेंटेड अ पीसफुल बायगॉन टाइम, क्योंकि वो एक शांतिपूर्ण बीते हुए समय को बता रहा था। क्या? थर्ड लेवल। He could escape from the harsh realities of the modern world. वह आधुनिक दुनिया की कठोर वास्तविकताओं से भाग सकता था। अब देखिए ये लाइन हमने जो पिछले वाले आंसर में याद की वो इस आंसर में भी काम आई। तो यदि ये एक लाइन आप अच्छे से याद कर लेते हैं तो आप इसे हर आंसर में, कम से कम इस लेसन के हर आंसर में उपयोग कर सकते हैं। The modern world is full of insecurity, fear, war, worry and stress. आधुनिक युग भरा हुआ है किससे? इनसिक्योरिटी यानी असुरक्षा, fear यानी डर, war यानी युद्ध, worry यानी चिंता and stress यानी कि तनाव। इन सबसे आधुनिक जीवन भरा हुआ है। What are the ways in which
वो कौन से तरीके हैं जिससे वी अटेम्प्ट टू ओवरकम देम, कि हम उनसे बाहर निकल सकते हैं। अब ये एक बहुत ही सामान्य प्रश्न है जिसको आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज़ करेंगे तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी हम खेल खेलते हैं या हमें कोई काम करना अगर पसंद है, हम उस काम को करते हैं जिसे कि हम हॉबी बोलते हैं, या फिर योगा, मेडिटेशन या ध्यान, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये हमें हमेशा ही तनाव से दूर लेके जाती हैं। तो बस वही हमें अपने आंसर में लिखना है। परसुइंग एनी हॉबी, किसी भी शौक को अपनाना, योगा, योग, मेडिटेशन, ध्यान, एंड कंपनी ऑफ फ्रेंड्स एंड फैमिली, और दोस्तों और परिवार की संगति, कैन हेल्प अस टू ओवरकम इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एंड स्ट्रेस। अब देखिए बच्चों, फिर से ये हेल्प अस टू ओवरकम से लेके स्ट्रेस तक का जो हिस्सा है वो हमने प्रश्न में से लिया है। तो आपको सिर्फ ये 4-5 शब्द ही याद करने हैं और इन्हें आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि आप इन्हें अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। सिर्फ स्पेलिंग सही रहे इसका ध्यान रखें। और स्पेलिंग बहुत अच्छे से याद करने का तरीका होता है कि आप स्पेलिंग को याद करके लिख कर देखें। जो स्पेलिंग गलत हो रही है उसे 5 बार लिखें और याद करें। अब हम लेसन 2 पर आ गए, जिसका नाम है द टाइगर किंग, और इसके राइटर हैं कल्कि। तो पहला प्रश्न है, हु इज द टाइगर किंग? टाइगर किंग कौन है? व्हाई डज ही गेट दैट नेम? उसे यह नाम क्यों मिला? तो ये भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। इसका आंसर है, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम वॉज कॉल्ड द टाइगर किंग। प्रतिबंधपुरम के जो महाराजा हैं उन्हें टाइगर किंग कहा जाता था। He killed 99 टाइगर्स। अब उन्हें ये नाम क्यों मिला? क्योंकि उन्होंने 99 टाइगर्स को मारा था। और एक और कारण है, He was brave like a tiger, क्योंकि वो एक टाइगर की तरह बहादुर था, बाघ की तरह बहादुर था। So got that name, इसलिए उसे यह नाम मिला। तो ये जो इसमें 2 लाइनें हैं, ये दोनों लाइनों में से पहली लाइन पहले प्रश्न का उत्तर है, और ये दूसरी लाइन है ये दूसरे प्रश्न का उत्तर है। ये आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रो अप टू बी? शाही शिशु बड़ा होकर क्या बना? द आंसर इज क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर। युवराज जंग जंग बहादुर ग्रू टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर। दिन प्रतिदिन लंबे और मजबूत होते गए, डे बाय डे, दिन प्रतिदिन, एंड और बिकेम बन गए द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम के राजा बन गए। तो ये बहुत ही सामान्य सा उत्तर है जिसे आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, व्हाट विल द महाराजा डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स टू किल? अब बाघों को मारने के लिए जो आवश्यक संख्या थी उसको पूरा करने के लिए महाराजा क्या करेंगे? तो जब महाराज ने अपने राज्य के पूरे बाघों को मार डाला, तो अब लेकिन उनके 100 बाघ की संख्या पूरी नहीं हुई थी, उन्हें तो 100 बाघ मारने थे। तो फिर उन्होंने क्या किया? द महाराजा मैरिड द गर्ल, महाराजा ने लड़की से शादी की, फ्रॉम अ स्टेट, जो कि उस राज्य से थी, विच possessed a large number of tigers, जहां पर बाघों की संख्या बहुत अधिक थी। यदि आप possessed नहीं याद कर सकते तो वहां पे had भी याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाउ विल द महाराजा प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर द 100th टाइगर? महाराजा ने अपने आप को 100वें बाघ के लिए कैसे तैयार किया? विच वॉज सपोज टू डिसाइड हिज फेट। फेट यानी होता है भाग्य, सपोज यानी माना जाता था, जिसे कि उनके भाग्य का फैसला करना था। एंड द आंसर ही सेट आउट ऑन द हंट एट वंस, वो तुरंत शिकार के लिए निकल गए। बट द टाइगर वॉज नॉट इजिली फाउंड, परंतु बाघ उतनी आसानी से नहीं मिला था। द महाराजा केप्ट वेटिंग फॉर द टाइगर इन द फॉरेस्ट, और इसलिए महाराज जो थे वो बाघ का इंतजार जंगल में करते रहे। अगला प्रश्न है, व्हाट विल नाउ हैपन टू द एस्ट्रोलॉजर? अब ज्योतिषी का क्या होगा? डू यू थिंक द प्रोफेसी वॉज इंडिस्प्यूटेबली डिस्प्रूव्ड? क्या आपको लगता है कि भविष्यवाणी
बिना किसी विवाद के गलत साबित हुई। तो इसका आंसर है, जब ये प्रश्न है व्हाट विल हैपन टू द एस्ट्रोलॉजर, तो द एस्ट्रोलॉजर डाइज ऑफ ओल्ड एज, ज्योतिषी बुढ़ापे में मर जाता है। अब दूसरा जो प्रश्न है, डू यू थिंक द प्रोफेसी वॉज इंडिस्प्यूटेबली डिसअप्रूव्ड, तो इसका आंसर है नो, आई थिंक द प्रोफेसी वॉज इंडिस्प्यूटेबली नॉट डिसअप्रूव्ड। ये वाला जो हिस्सा है हमने कहाँ से लिया है, प्रश्न में से लिया है। और सिंस अब यहाँ से हमें ये एक लाइन याद करनी है, द टाइगर किंग डाइड फ्रॉम द 100 टाइगर, क्योंकि जो टाइगर किंग थे वो 100वें बाघ के द्वारा मारे गए थे। दो नॉट अ रियल वन एंड अ स्मॉल वुडन टॉय, हालांकि वो असली बाघ नहीं था परंतु एक वुड का, लकड़ी का बना हुआ खिलौना था। अगर आप चाहें तो सिर्फ इतना सा भी याद कर सकते हैं, द टाइगर किंग डाइड फ्रॉम द 100th टाइगर, बस यहाँ तक। अब ये जो अगला प्रश्न है ये लेसन नंबर 3 से है, जिसका नाम है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, और इसके जो राइटर हैं वो हैं तुषांत दोषी। पहला प्रश्न है, हाउ डू जियोलॉजिकल फिनोमिना हेल्प अस टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, ह्यूमन काइंड यानी मनुष्य या मानव, और हिस्ट्री यानी इतिहास। जियोलॉजिकल फिनोमिना, जियोलॉजिकल यानी होता है भूवैज्ञानिक, फिनोमिना घटनाएं। तो जो भूवैज्ञानिक घटनाएं हैं वो हमें मानव जाति के इतिहास के बारे में जानने में कैसे मदद करती हैं, और इसका आंसर है, द जियोलॉजिकल फिनोमिना टेल्स अस अबाउट द एज ऑफ ह्यूमन ऑन द अर्थ। ये जो घटनाएं हैं ये हमें मनुष्य की पृथ्वी पर कितनी आयु है, यानी कितने सालों से मनुष्य यहाँ रह रहे हैं वो बताती है। 650 मिलियन ईयर्स अगो, 650 मिलियन वर्ष पहले, नो ह्यूमन वॉज प्रेजेंट ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर कोई भी मनुष्य मौजूद नहीं था। क्यों मौजूद नहीं था? बिकॉज द एनवायरमेंट वॉज नॉट फेवरेबल, क्योंकि तब जो पर्यावरण था वो मानव के अनुकूल नहीं था, ऐसा नहीं था कि मानव वहां पर जीवित रह सके। आफ्टर द डायनासोर्स वर वाइप्ड आउट, जब डायनासोर खत्म हो गए, द मैमल्स स्टार्टेड एग्जिस्टिंग, तब स्तनधारी अस्तित्व में आए। तो यदि जो बच्चे ये पूरा याद नहीं कर सकते तो वो इतना याद कर लें कि अबाउट द एज ऑफ ह्यूमन ऑन द अर्थ, यहाँ तक याद कर लें। जो और थोड़ा याद कर सकते हैं वो 650 मिलियन ईयर्स अगो नो ह्यूमन वॉज प्रेजेंट ऑन द अर्थ, यहाँ तक भी याद कर सकते हैं। इसके आगे का आप छोड़ सकते हो, लेकिन जो बच्चे पूरा याद कर सकते हैं तो वो इसे पूरा याद करें। अगला प्रश्न है, व्हाट आर द इंडिकेशंस फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड, मानव जाति के भविष्य के संकेत क्या हैं? तो इसका ये वैसे प्रश्न आमतौर पर 3 अंक के लिए आता है, तो आप यदि इसे याद कर लें तो बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं भी कर सकते हैं तो इसका आप सामान्य भाषा में इसको याद कर सकते हैं, मैं बताती हूँ। द फ्यूचर ऑफ द ह्यूमन काइंड इज इन डेंजर, मनुष्य का जो भविष्य है वो खतरे में है। बिकॉज, क्योंकि पहला, द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर पॉइजनस गैसेस डिप्लीट द ओजोन लेयर, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी जहरीली गैसें जो हैं वो ओजोन परत को नष्ट कर रही हैं। सेकेंड है, इट कॉजेज द अल्ट्रा वायलेट रेज ऑफ द सन टू एंटर द अर्थ्स एनवायरमेंट, और इसके कारण क्या हो रहा है कि जो सूरज की अल्ट्रा वायलेट किरणें हैं वो पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश कर रही हैं। तीसरा है, दिस कॉजेज द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, और इसके कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, एंड ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। चौथा, इंक्रीज टेम्परेचर मेल्ट्स द आइस ऑफ द अंटार्कटिका, और तापमान बढ़ने से अंटार्कटिका की बर्फ पिघल रही है। अब इन सब का क्या असर होगा? पृथ्वी का तापमान एक समय में इतना बढ़ जाएगा कि मानव झुलस कर मर जाएगा। और दूसरा, जो अंटार्कटिका की बर्फ जब पूरी पिघल जाएगी तो उससे इतनी बड़ी नदी आएगी कि जो कि पूरी की पूरी पृथ्वी को जलमग्न कर देगी, या सब शहर पानी में डूब जाएंगे। तो इस तरह से मानव जाति खत्म हो जाएगी, या तो झुलस कर या तो फिर पानी में डूब कर, या दोनों से ही। तो इसके लिए हम एक चार्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं जो इस तरह से है, आप इस चार्ट को देखकर भी याद कर सकते हैं। आप इस प्रश्न का उत्तर यदि 2 नंबर के लिए आता है तो ऐसा भी याद कर सकते हैं, व्हाट आर द इंडिकेशंस फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड, मानव जाति के भविष्य के क्या संकेत हैं। ये जो पहले वाला उत्तर है ये आपने अगर एनवायरमेंट या पॉल्यूशन या एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, इनके ऊपर यदि आपने पैराग्राफ राइटिंग तैयार की होगी तो उसमें भी ये वाली जो लाइंस थी, जो हमने ये बड़ा वाला उत्तर देखा था, वो लाइंस आप उपयोग में कर सकते हैं, तो आपको निबंध में भी मदद मिलेगी, क्योंकि ये अलग अलग गाइड्स हैं
और अलग अलग साइट्स पर बहुत कठिन भाषा में दिया हुआ था वो उत्तर, जिसे कि मैंने कोशिश की है कि ऐसी भाषा में, आसान भाषा में तैयार करूं जिसे कि आप बहुत ही आसानी से याद कर सकें। या फिर आप 2 नंबर के लिए ये उत्तर भी याद कर सकते हैं यदि आप वो पूरा उत्तर नहीं याद करना चाहते तो, कि द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड इज इन डेंजर बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। मानव जाति का भविष्य ग्लोबल वार्मिंग के कारण खतरे में है। अब अगला जो हम लेसन देखने जा रहे हैं, जिस लेसन के हम क्वेश्चन आंसर देखने जा रहे हैं, वो है लेसन नंबर 4, जिसका नाम है द एनिमी और जिसके राइटर हैं पर्ल एस बक। आइए हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, हु वॉज डॉक्टर सदाव? डॉक्टर सदाव कौन थे? वेयर वॉज हिज हाउस? उनका घर कहाँ था? यह भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है जो परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। इसका आंसर है डॉक्टर सदाव वॉज अ जापानीज सर्जन। जो डॉक्टर सदाव थे वो एक जापानी सर्जन थे। जिन्हें सर्जन शब्द याद नहीं होता वो डॉक्टर याद कर सकते हैं। जापानीज डॉक्टर एंड साइंटिस्ट, और वैज्ञानिक थे, मतलब डॉक्टर भी थे और वैज्ञानिक भी थे। उनका घर कहाँ था? हिज हाउस वॉज बिल्ट ऑन रॉक्स एट अ सी बीच इन जापान। जापान में उनका घर सी बीच, समुद्र के किनारे, रॉक्स, चट्टानों के ऊपर बिल्ट, बना हुआ था। बिल्ट यानी बना हुआ था, रॉक्स यानी चट्टाने, सी बीच यानी समुद्र के किनारे, जापान में। तो अगला प्रश्न है, विल डॉक्टर सदाव बी अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ हार्बरिंग एन एनिमी? क्या डॉक्टर सदाव को दुश्मन को शरण देने के आरोप में गिरफ्तार किया जाएगा? द आंसर इज यस, डॉक्टर सदाव कुड बी अरेस्टेड। हाँ, डॉक्टर सदाव को अरेस्ट किया जा सकता है इफ, यदि एनीवन कंप्लेन अगेंस्ट हिम, यदि कोई उनके खिलाफ शिकायत कर देता है, ऑफ हार्बरिंग एन एनिमी, किसी दुश्मन को शरण देने की के खिलाफ यदि कोई उनकी शिकायत कर देता है तो उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, विल हाना हेल्प द वुंडेड मैन एंड वॉश हिम हरसेल्फ? क्या हाना उस घायल व्यक्ति की मदद करेगी और खुद नहलाएगी? So the answer is yes, Hannah would washing him herself as the servants refused to do so. हाँ, हाना खुद उसे नहलाएगी क्योंकि नौकरों ने ये जो विदेशी व्यक्ति था, जो दुश्मन का सैनिक था, उसका कोई भी काम करने से मना कर दिया था। अगला प्रश्न है, What will Dr. Sadao and his wife do with the man? डॉक्टर सदाव और उनकी पत्नी उस दुश्मन के साथ क्या करेंगे? And the answer is Dr. Sadao and his wife, डॉक्टर सदाव और उनकी पत्नी ने treated, इलाज किया, operated, ऑपरेशन किया, looked after, केयर की, him, उस आदमी की, and fed him, और उसे भोजन कराया, till he was able to walk on the legs, जब तक वो अपने पैरों पर चलने लायक खड़ा नहीं हो गया तब तक डॉक्टर सदाव ने उसकी देखभाल की, उसका इलाज किया, उसका ऑपरेशन किया। अगला प्रश्न है, व्हाट विल डॉक्टर सदाव डू टू गेट रिड ऑफ द मैन? डॉक्टर सदाव उस आदमी से मुक्ति पाने के लिए क्या करेंगे? एंड द आंसर इज डॉक्टर सदाव हेल्प द मैन टू एस्केप फ्रॉम जापान एंड गॉट रिड ऑफ द मैन। डॉक्टर सदाव ने उस आदमी को एस्केप यानी भागने में, फ्रॉम जापान, जापान से मदद की, एंड और उस आदमी से छुटकारा पा लिया। अगला जो प्रश्न है वो है नेक्स्ट लेसन से, जिसका नाम है ऑन द फेस ऑफ इट, और इसके राइटर हैं। पहला प्रश्न है, हु इज मिस्टर लैम्ब? मिस्टर लैम्ब कौन है? हाउ डज डेरी गेट इनटू हिज गार्डन? डेरी उनके बगीचे में कैसे पहुंचता है? तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिए। द आंसर इज मिस्टर लैम्ब इज एन ओल्ड मैन। मिस्टर लैम्ब एक वृद्ध व्यक्ति हैं विद अ टिन लेग, जिनकी टिन का पैर है, मतलब नकली पैर है। डेरी उनके गार्डन में कैसे पहुंचा? तो डेरी क्लाइम्स ओवर द गार्डन। डेरी उनके बगीचे में जाने के लिए बगीचे की दीवार के ऊपर चढ़ जाता है। टू गेट इनटू हिज गार्डन, उनके गार्डन में घुसने के लिए। क्लाइम यानी होता है चढ़ना, ओवर द गार्डन वॉल, गार्डन की वॉल के ऊपर। अगला प्रश्न है, डू यू थिंक ऑल दिस विल चेंज डेरीज एटीट्यूड टुवर्ड्स मिस्टर लैम्ब? क्या आपको लगता है कि ये सब मिस्टर लैम्ब के प्रति डेरी के रवैये को बदल देगा? मतलब डेरी पहले उनसे नाराज रहता है, पूरी दुनिया से ही नाराज रहता है, सबसे चिढ़ता है, चिड़चिड़ करता है, लेकिन जब मिस्टर लैम्ब से उसकी मुलाकात होती है, वो उससे बात करते हैं, प्यार से उसको ट्रीट करते हैं, तो फिर क्या डेरी के व्यवहार में कुछ परिवर्तन हुआ? एंड द आंसर इज यस, ऑल दिस ब्रिंग्स अ पॉजिटिव चेंज इन डेरीज एटीट्यूड। हाँ, इन सब से डेरी का जो व्यवहार है, उसके रवैये में, उसके व्यवहार में बहुत ही सकारात्मक बदलाव दिखा
टूवर्ड्स मिस्टर लैम के प्रति। ही प्रोमिसेस टू कम बैक, वो वापस आने का वादा करता है। अब यदि आप चाहें ही प्रोमिसेस टू कम बैक, इसे ना भी याद करें तो चलता है, पर ये यस से लेके मिस्टर लैम तक याद करना है, और जो कि आपको प्रश्न में से ही ये लाइन मिल जाएगी। What is it that draws Derry towards Mr. Lamb? वो क्या है जो डेरी को मिस्टर लैम के करीब लाता है? इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ, उसके खुद के प्रति। द आंसर इज बोथ डेरी एंड मिस्टर लैम सफर फ्रॉम फिजिकल डिसेबिलिटी। डेरी और मिस्टर लैम दोनों ही शारीरिक विकलांगता, डिसेबिलिटी यानी विकलांगता से पीड़ित हैं। इट ड्रॉज डेरी टूवर्ड्स मिस्टर लैम, यही जो कॉमन है दोनों के बीच में, कि दोनों में एक कमी है, तो वो एक दूसरे के करीब लाती है। आप देखेंगे कि समाज में, स्कूल में, हर जगह पर जो सेम व्यवहार वाले या सेम परिस्थिति वाले या एक जैसी जगह वाले, कहीं कुछ ना कुछ कॉमन होता है जो उनमें दोस्ती जल्दी होती है। डेरी हैज वन साइड ऑफ हिज फेस डिसफिगर्ड बर्न्ट बाय एसिड। अब दोनों में क्या विकलांगता है ये यहाँ पे बताई है, तो जो बच्चे इसे याद कर सकते हैं वो ये वाली लाइन भी याद कर लें। जो नहीं याद कर सकते तो बोथ से लेके मिस्टर लैम तक का भी आंसर चलेगा, लेकिन अगर याद कर सकते हैं ये लाइन तो बहुत अच्छी बात है। तो डेरी का जो चेहरे का एक हिस्सा था, वन साइड ऑफ हिज फेस, डिसफिगर्ड यानी विकृत हो गया था, बर्न्ट बाय एसिड जो कि एसिड से जलने के कारण। द ओल्ड मैन हैज अ टिन लेग, जबकि जो वृद्ध व्यक्ति है मिस्टर लैम है, उनके साथ क्या प्रॉब्लम है? उनका एक पांव जो था वो नहीं था, उसकी जगह उनका पैर नकली था। तो ये विकलांगता थी दोनों में, जिसके कारण दोनों एक दूसरे के करीब आए। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। आई होप ये क्वेश्चन आंसर आपको याद करने में आसान होंगे। आप यदि बड़े आंसर याद कर सकते हैं तो नीचे दी हुई लाइंस भी याद कर लीजिए और अच्छे अंक मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन प्रश्नों के उत्तर बार बार लिखकर देखिए ताकि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो।